हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12 लेसन 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने अष्टफल की संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को अच्छे से देखा, उनमें डी इलेक्ट्रॉनों का कैसे वितरण होता है वो भी देखा। प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में और दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में डी इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरते हैं वो भी आपने अच्छी तरह से देखा। और CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को आपने बेस, उसके मुख्य बिंदु आपने अच्छे से देखे कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्यों होता है। ठीक है, लेकिन क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन आपने पिछले वीडियो में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए देखा। इस वीडियो में हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखेंगे। ठीक है, तो जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोई बनता है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होती है? चतुष्फल की ज्यामिति के अंदर क्या होता है भाई? पहली बात, चतुष्फल की ज्यामिति जो बनती है उसकी शर्त क्या है? चतुष्फल की ज्यामिति की शर्त ये है कि 4 लिगेंड, समन्वय संख्या 4 होगी उस संकुल की, तो वो चतुष्फल की बनेगा। तो बीच में तो मेटल आयन होगा और 4 लिगेंड चतुष्फल की रूप से जुड़े होंगे, है ना। अब हम देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि आपको 11th में समझा रखा है चतुष्फल की यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती क्या है। तो आप एक घन ले लीजिए 3D स्ट्रक्चर में, ये घन ले लीजिए, ठीक, और इसका ऊपर के 2 आमने सामने के कोने ले लीजिए, एक ये और एक ये, ठीक, समझ में आया। ये बीच में मेटल आयन है, ये M है, ठीक। अब नीचे आइए, नीचे इन दोनों को, ऊपर वाले कोने छोड़ दीजिए, इनके दूसरे वाले 2 कोने पकड़ लीजिए, एक तो ये और एक ये। तो अब इनको मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन से मिला दीजिए। ये जो स्ट्रक्चर बनेगी आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को बहुत शानदार स्ट्रक्चर बनती है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फल की स्ट्रक्चर। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर ये जो किनारे हैं, अगर मैं इनको x, y, z मानूँ, ये x, ये y और ये z, तो आप देखेंगे कि लिगेंड जो हैं वो इन अक्षों के बीच में आ रहे हैं, बिल्कुल बीच में आ रहे हैं। ये देखिए, ये वाला 2 अक्षों के बीच में। हाँ, क्या हुआ? आप इस स्ट्रक्चर में स्पष्ट देख सकते हैं। अगर किसी कॉर्नर को मैं ले लूँ, माना कि इस कॉर्नर को लिया मैंने, इस कॉर्नर को, अगर इसको मैं x लूँ, इसको y लूँ और इसको z डायरेक्शन में लूँ, तो आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, सारे लिगेंड इनके बीच में आ रहे हैं। देखिए, जैसे ये हो गया y, ये हो गया x, तो ये लिगेंड इनके बीच में आ रहा है, ये लिगेंड इनके मध्य में आ रहा है, तो है ना। तो सारे लिगेंड अक्षों के बीच में से आ रहे हैं। तो चित्रानुसार चारों लिगेंड x, y और z अक्षों के मध्य से केंद्रीय धातु आयन की ओर पहुँचते हैं। और सभी डी कक्षकों की जैसे ही मेटल आयन के डी कक्षक लिगेंड के एरिया में प्रवेश करते हैं तो सभी डी कक्षकों की ऊर्जा, डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी पहले बढ़ जाती है। ठीक, अब क्या होता है, वे डी कक्षक जो x, y, z अक्षों के बीच में थे अभी मध्य में रहते हैं। कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। अगर मैं डी स्ट्रक्चर बताऊं, ये x है और ये y है, तो डी एक्स वाई की स्ट्रक्चर क्या होगी? 2 लोब रहते हैं। और आप 11th में इसको आसानी से देख चुके हैं कि डी ऑर्बिटल्स की शेप क्या रहती है ना। यहाँ वाई जेड तो ये हो जाएगा वाई जेड, एक्स जेड तो ये हो जाएगा एक्स जेड। तो ये बीचों बीच स्थित जो भी ऑर्बिटल्स हैं तीनों, ये ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे, बिल्कुल हेड टू हेड प्रतिकर्षण होगा इनमें। तो इस कारण से ये हाई एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे। और वे कक्षक जो अक्ष पर ही स्थित होते हैं, कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये रहा। और डी जेड स्क्वायर कौन सा रहा? ये वाला, ये डी जेड स्क्वायर। ये एक्सिस पर प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? इनमें प्रतिकर्षण कम होगा तो ये निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार समभ्रंश डी कक्षक जिनकी एनर्जी सेम थी उनको कहते हैं हम समभ्रंश यानी डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स, वो टूट जाएंगे 2 भागों में।
दो भागों में टूट जाएंगे, Eg और T2G। Eg में दो कक्षक आएंगे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। T2G में तीन आएंगे, dxy dyz dxz। समान ऊर्जा वाले समभ्रंश डी कक्षकों का लिगेंडों की उपस्थिति में इस प्रकार दो भागों में या दो समुच्चयों में विपाटन यानी टूटने को ही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र किसका है? लिगेंड का है। विपाटन किसका हो रहा है? डी कक्षकों का हो रहा है ना। और अष्टफलकी में तो हम पढ़ चुके हैं। हम किस में देख रहे हैं? हम देख रहे हैं चतुष्फलकी में। चतुष्फलकी में जो डी कक्षकों का विपाटन है वो अष्टफलकी का बिल्कुल विपरीत होता है। अष्टफलकी में कौन ऊपर थे? Eg कक्षक ऊपर थे दो। नीचे कौन थे? निम्न ऊर्जा स्तर पर T2G कक्षक थे। चतुष्फलकी में तीन ऊपर चले गए, दो नीचे आ गए। ठीक है, अब उच्च पे कौन है? T2G, निम्न पे कौन है? Eg। इन दोनों कक्षकों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा टी। टी क्यों लगा है? टेट्राहेड्रल का, क्योंकि हम चतुष्फलकी संकुल पढ़ रहे हैं इसलिए वो टी लगा है। ऑक्टाहेड्रल में क्या था? ये डेल्टा ओ था। ठीक, चतुष्फलकी संकुल में डी कक्षकों का विपाटन अष्टफलकी संकुल में डी कक्षकों के विपाटन के विपरीत होता है। मैंने आपको बता दिया, अष्टफलकी संकुल में उच्च ऊर्जा स्तर पर कौन रहता है? Eg। क्यों रहते हैं वो? क्योंकि वहां पर अक्षों से आते हैं लिगेंड, एक्सिस से आते हैं। ठीक है, और चतुष्फलकी संकुल में हायर एनर्जी लेवल पे कौन है? T2G कक्षक है, dxy dyz dxz। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर लिगेंड अक्षों के बीच में से आते हैं, तो अक्षों के बीच वाले ऊपर चले जाएंगे। जहाँ से लिगेंड आएंगे वो वाले कक्षक हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे और बाकी के कक्षक लोअर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, यदि धातु आयन एवं लिगेंड समान हो, देखिए अब हम डेल्टा टी और डेल्टा ओ की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा टी और डेल्टा ओ की तुलना कर रहे हैं। चलो इससे पहले हम एक चीज और बता देते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार कि चतुष्फलकी संकुल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का आरेख बनाइए आप। तो अभी जो मैंने आपको जो बोला वही हमको डायग्राम बनाना है। ये हैं आपके समभ्रंश डी कक्षक, इन सभी की ऊर्जा समान है। इनको इंग्लिश में कहते हैं डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स। देखिए आप dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। जैसे ही ये विलगित हैं, विलगित मतलब अभी ये लिगेंड के पास में नहीं है, जैसे ही लिगेंड के पास में ये आते हैं या लिगेंड इनके पास पहुंचते हैं तो इन सभी की एनर्जी पहले बढ़ जाती है, सभी की सभी। अभी भी ये टूटे नहीं है, पहले सबकी एनर्जी बढ़ जाती है और उसके बाद वे कक्षक, चतुष्फलकी संकुल में वे कक्षक जो अक्षों के मध्य स्थित होते हैं dxy dyz dxz, उनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, हायर एनर्जी पे चले जाएंगे। इन तीनों का ग्रुप कहलाएगा T2G। वे कक्षक जो अक्षों पर स्थित होते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे, इनके ग्रुप को बोलते हैं Eg। ठीक है, यहाँ 2G क्यों आया है? क्योंकि यहाँ दो जीराडे सेंटर हैं। यहाँ पर क्यों आया? यहाँ 1 जीराडे सेंटर है इसलिए यहाँ पर 1 आया। ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले अष्टफलकी संकुल में भी बता दिया था। इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको बोलते हैं डेल्टा टी। ये भी यहाँ 10 dq के बराबर होता है, 10 dq के बराबर होता है। ठीक, और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया जहाँ पर ये कम कक्षक है दो, यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा 6 dq, और जहाँ पर ये ज़्यादा है वहाँ एनर्जी डिफरेंस कम होगा 4 dq। तो ये है हमारा चतुष्फलकी संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और अक्सर एग्जाम में अष्टफलकी संकुल और चतुष्फलकी संकुल के दोनों डायग्राम तो पूछे ही जाते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो तो ये 3 ऊपर 2 नीचे, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो तो ये 2 ऊपर चले जाएंगे और ये 3 नीचे चले जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस चतुष्फलकी में यहाँ डेल्टा टी लिखना है, वहाँ डेल्टा ओ लिखना है। ठीक है, अब वहाँ पर 6 dq यहाँ नीचे है, ऑक्टाहेड्रल में 6 dq ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो चतुष्फलकी और अष्टफलकी संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन मेरे अंदाज से आप आसानी से बता देंगे। ठीक, दूसरी बात इम्पोर्टेंट कि जैसे कि हमने अष्टफलकी संकुल के अंदर डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखा था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो ये डिफरेंस ज़्यादा होगा। अष्टफलकी संकुल में हमने क्या देखा था?
है ना, ऑक्टाहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल में 2 ऊपर थे, 3 नीचे थे। तो प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में ये गैप ज़्यादा हो जाता था, डेल्टा ओ। प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में 1, 2, 3 चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाता था, तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहता था, यानी पेयरिंग हो जाती थी, युग्मन हो जाता था। ठीक है, प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में। दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में गैप कम हो जाता था, गैप कम हो जाता था, ये गैप कम। तो 1, 2, 3, अब गैप कम होने के कारण आसानी से ऊपर चला जाता था, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता था, यानी पेयरिंग नहीं होती थी। जब पेयरिंग होती थी तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते थे, और जब पेयरिंग नहीं होती थी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते थे। ये था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। टेट्राहेड्रल में क्या होता है वो हम देखते हैं। इसमें डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा। देखिए आप, अगर हम डेल्टा ओ और डेल्टा टी दोनों की तुलना करें, ठीक है, तो डेल्टा टी का मान डेल्टा ओ की तुलना में लगभग आधा होता है। एक्चुअल वैल्यू होती है डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, 4/9 डेल्टा ओ। ठीक है, अतः तो क्या हो गया, अष्टफल की संकुल में कंडीशन ये थी, चतुष्फल की संकुल में कंडीशन ये हो गई। या दुर्बल लिगेंड हो, जब डेल्टा कम हो गया तो अब तो युग्मन कैसे होगा, अब तो आसानी से चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, है ना। इसीलिए चतुष्फल की संकुल में युग्मन ऊर्जा का मान प्रबल व दुर्बल दोनों प्रकार के लिगेंडों के लिए अधिक हो जाता है, इसलिए युग्मन नहीं होगा, यानी डेल्टा कम हो जाता है, डेल्टा टी कम हो जाता है पी से, युग्मन ऊर्जा से। इसलिए चतुष्फल की संकुल सामान्यतः उच्च चक्रण ही होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, और आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा कि क्या कारण है कि प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड दोनों प्रकार के लिगेंडों की उपस्थिति में भी अधिकांश चतुष्फल की संकुल उच्च चक्रण संकुल होते हैं। जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, मोस्टली, सारे नहीं कह रहा हूँ मैं, मोस्टली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, है ना, कुछ सिचुएशन में। जैसे आपने देखा था, हमने जब एग्जाम्पल देखे थे वीबीटी के अंदर, तो NiCN4 टेट्रासाइनो निकलेट, ये आपके था जो DsP2 संकरण था, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था। होते हैं, ऐसी बात नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, चाहे लिगेंड प्रबल हो या दुर्बल हो। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि ऐसा क्यों होता है, और वो मैंने आपको बता दिया कि डेल्टा टी की वैल्यू डेल्टा ओ से कम होती है, लगभग आधी होती है। इस कारण से प्रबल लिगेंड में भी वो ऊपर चले जाते हैं, तो पेयरिंग नहीं हो पाती, जो एग्जाम में आ सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, शॉर्ट में कहते हैं इसको CFSE। CFSE नाम आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। ठीक है, अब क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमको निकालनी है, किसी संकुल के लिए हमको निकालनी है। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि वो संकुल अष्टफल की है या चतुष्फल की है। ठीक है, अष्टफल की संकुल अगर है तो हम जानते हैं कि Eg 2 कक्षक ऊपर रहेंगे, Eg कक्षक, और 3 नीचे रहेंगे। ठीक है, और ये गैप भी हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर गैप है 6dq का और यहाँ पर है 4dq का। ठीक है, अब माना कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, तो उनमें नीचे के T2g और ऊपर के Eg कक्षकों के अंदर ये है T2g, ये क्या है T2g,
और ये क्या है, Eg, ये Eg है, ठीक है। अब माना कि यहाँ पर भी कितने भी इलेक्ट्रॉन भरे हो सकते हैं और यहाँ पर भी कितने भी इलेक्ट्रॉन भरे हो सकते हैं, तो CFSE कैसे निकालेंगे, है ना, -4 N-T2G। -4 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है 4dq है ये, तो इसको, ये नीचे है इसलिए इसको -4, ये ऊपर है इसलिए इसको +6, ठीक, ये +6 और ये -4, ठीक है। अब देखो, तो पहले हम देखेंगे T2G, T2G कहाँ है, यहाँ पर T2G क्या है, नीचे है इसलिए -4 N, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए होंगे वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 आएंगे, 3 है तो 3 आएंगे, 4 है तो 4 आएंगे, ठीक है। T2G मतलब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, है ना, T2G में 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो -4 × 2, ठीक है, 3 भरे तो -4 × 3 प्लस, चलो भैया, अब ये तो -4 था, ये तो +6 है, तो यहाँ पर फिर ऊपर के कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो आ जाएगा +6N, किस, कौन से कक्षक में, N यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस कक्षक में भरी हुई, Eg कक्षकों में भरी हुई, ठीक है। और ब्रैकेट बंद, और बाहर जो है जो आएगा वो किस में आएगा, इसकी यूनिट क्या आएगी, dq, क्या आएगी, dq, ठीक है। ये हमारी निकल जाएगी स्टेबलाइजेशन एनर्जी dq में। चतुष्फल की संकुल में हम जानते हैं उल्टा होता है, T2G कक्षक ऊपर आ जाएंगे, देखो ये हो जाएंगे T2G और ये हो जाएंगे Eg कक्षक, ठीक। तो ये डिफरेंस तो हो गया। अब ऊपर आ गया +4 और नीचे आ गया -6, ठीक। तो फॉर्मूला बदल जाएगा, नीचे -6 हो गया, ये -6, ऊपर क्या हो गया +4, -6N किसमें, Eg में, ये Eg में, +4N किसमें, T2G में, dq, ठीक है। तो आप देखिए डायग्राम के हिसाब से ये फॉर्मूला बनाया गया, इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप किसी भी संकुल के लिए CFSE निकाल सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड्स स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप आसानी से निकाल सकते हैं। जिसकी स्थायीकरण ऊर्जा ज़्यादा होगी उसका स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगा, सिंपल, ठीक। तो मेरे ख्याल से आज आपको चतुष्फल की संकुल और CFSE ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे आराम से। अब हम CFT से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्ज़ाम में वो अपन कर देते, जो बोर्ड में आए हुए भी हैं, है ना। इन क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको इसके आंसर भी बताऊंगा, और अगर मुझे समय मिल गया तो मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को चित्र बना करके प्रदर्शित कीजिए। RBSE 2007 में ये आया हुआ है। अष्टफल की संकुल बनाते समय धातु आयन व लिगेंडों की स्थिति। अष्टफल की संकुल बनाते समय धातु आपको एक बताया था, एक डायग्राम बताया था ऐसा, और यहाँ से लिगेंड आ रहा है, यहाँ से लिगेंड आ रहा है, पता है ये वाली स्थिति आपको बतानी है। और दूसरा है डी कक्षकों का विपटन, वो तो आपको पूरा डायग्राम बनाना ही है। डी कक्षक, फिर वो थोड़ी सी उनकी एनर्जी बढ़ेगी, फिर वो टूटेंगे, स्प्लिटिंग होगी, ऊपर Eg चले जाएंगे, नीचे T2G आ जाएंगे, ये वाले डी कक्षकों का विपाटन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के कारणों की व्याख्या कीजिए। RBSE 2010 में आ चुका है। Fe6 की अपेक्षा Fe6-3 अधिक स्थायी है, -4 की अपेक्षा -3 अधिक स्थायी है। देखिए इसके अंदर आप x निकालिए, इसका x क्या है, x बराबर +2, इसका x बराबर +3, है ना। तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, आपने CFT में क्या पढ़ा, लिगेंड और धातु आयन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसके ऊपर आवेश ज़्यादा है, इसके ऊपर +2 है, इसके ऊपर +2 है, यहाँ +3 है ना। तो ज़्यादा अच्छे से बांध के रख सकेगा ये लिगेंडों को, तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल बढ़ जाएगा, तो स्टेबलाइजेशन यानी स्थायीकरण भी बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा है स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी किसे कहते हैं, जो कि आपको मैंने बताई थी। लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर हमको एक सीरीज मिलती है, उस सीरीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये क्वेश्चन भी आपके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सहायता से निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। ये भी 2008 में आ चुका है। प्रबल क्षेत्र व दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, तो आप बता दो कि प्रबल क्षेत्र किसे कहते हैं। प्रबल क्षेत्र लिगेंड किसे कहते हैं? जिसके लिए डेल्टा का मान अधिक होता है। दोनों स्प्लिटिंग जो कक्षकों के समुच्चय उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस अधिक होता है, और दुर्बल लिगेंड में वो कम होता है। और चतुष्फल की संकुल में डी कक्षकों का विपाटन मैंने आपको अभी बताया जस्ट इस वीडियो में, इसके पहले वो डायग्राम पूरा बताना है। इसमें क्या होगा, इसमें T2G कक्षक ऊपर चले जाएंगे और EG नीचे आ जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि चतुष्फल के संकुल सामान्यतः उच्च चक्रणीय होते हैं? ये मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ जोड़ दिया। आपको बताना है चतुष्फल की संकुल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा T अष्टफल की संकुल के लिए आवश्यक के लिए जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन एनर्जी है उसकी लगभग आधी होती है, डेल्टा T = 4/9 डेल्टा O। और कम होने के कारण प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में भी क्या होता है, युग्मन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस इतना कम हो गया कि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, तो पेयरिंग नहीं हुई, और पेयरिंग नहीं हुई तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। नेक्स्ट, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन तो दोनों में होता है, अष्टफल की संकुल में और चतुष्फल की संकुल में। तो हम कह सकते हैं कि किसी विलगित डी कक्षकों के समभ्रंश डी कक्षकों का लिगेंड की उपस्थिति में विपाटन, दो समुच्चयों में टूट जाना विपाटन है ना, क्या कहलाता है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। ठीक है, और इसको थोड़ा विस्तार से भी लिख सकते हैं आप, मैंने तो शॉर्ट में बताया आपको। सात नंबर, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा CFSE किसे कहते हैं? ठीक है, और अष्टफल की और चतुष्फल की संकुल के लिए CFSE ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। दोनों मैंने आपको अभी बता दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सहायता से FH2O6, FeH2O6 2+ और FeCN6 4- की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। आपको एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया अष्टफल की संकुल वाले, इससे पहले वाले वीडियो में, तो वो आप देख लीजिए। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? ये भी मैंने आपको बता रखा है, लिगेंड की प्रकृति, और भी आपको मैंने बता रखे हैं किस पर निर्भर करता है। ठीक है ना, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक उसमें मैंने सब आपको बताया अलग अलग, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा O और युग्मन ऊर्जा P के आधार पर निम्न चक्रण संकुल व उच्च चक्रण संकुल को समझाइए। सिंपल, अगर डेल्टा O का मान कम होगा तो युग्मन नहीं होगा, और डेल्टा O का मान अधिक होगा P से, इसको किसी बुक में ध्यान रखना पाई भी बता रखा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, प्रतीक से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो युग्मन ऊर्जा का मान जब कम होगा तो युग्मन होगा, और युग्मन ऊर्जा का मान जब अधिक होगा तो युग्मन नहीं होगा। या आप कह सकते हैं उल्टा इसका, डेल्टा O का मान जब अधिक होगा तो युग्मन होगा, और डेल्टा O का मान कम होगा तो युग्मन नहीं होगा। मैं बच्चों को डेल्टा से समझाता हूँ जिससे कि उनके दिमाग में तस्वीर बने कि डेल्टा जब अधिक होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, तो मजबूरी में वो नीचे युग्मित हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, डेल्टा O का मान जब भी अधिक होगा तो युग्मन होगा, और डेल्टा O का मान कम होगा तो युग्मन नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने मेरे हिसाब से आपको बना करके दिए। तो मुझे आशा है कि आज के इस वीडियो में आपको चतुष्फल की संकुल और CFSE और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। धन्यवाद।